नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना अपराध तो नहीं है, लेकिन पुलिस, मृत व्यक्ति, सामाजिक संगठन, अंतिम संस्कार, इसकी एक ऐसी कड़ी है जिसको आप सुनकर द्रवित होंगे और दिमाग लगाएंगे भी कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। इसके पहले कि मैं आज की घटना शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं अपने गृह जनपद प्रयागराज के अपने गांव लालापुर जाऊंगा। कल 1, 2 और 3 मैं अपने गांव में ही रहूंगा। मेरा पूरा परिवार, सारे हमारी बहनें, भाई, सारे बच्चे सब वहां पर पहुंच गए हैं। कारण ये है कि हम लोगों ने अपने परिसर में एक शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया है और मैं चूंकि घर में सबसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे सपत्नीक उसमें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। ये 3 दिन चलता है। तो बजाय इसके कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता, हमारा परिवार के बहुत से लोग परेशान होते हैं कि साहब कब आएगा कब आएगा, तो मैं आज पहले से ही इसकी अग्रिम सूचना दे रहा हूँ। मैं कल दोपहर बाद निकल जाऊंगा और 4 तारीख को सुबह वापस आ जाऊंगा। 4 की शाम हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। एक और अच्छी बात है कि हमारे जो सहयोगी हैं, परिवार के सदस्य हैं, जयप्रकाश जी, उन्होंने इसी कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो जो बनता है उसका सामान वो ले आए हैं। बहुत महंगा नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये में कुल बन जाता है वो, और उसमें वो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे। वो बार बार कमेंट बॉक्स में भी लिखते थे कि साहब सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करते हैं, एडिट भी नहीं करते हैं और ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। हालांकि किस्सा गोई परिवार के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका मूल स्वरूप है, किस्सा गोई का मूल स्वरूप है, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन तमाम टेक्निकल अड़चनें आती हैं, बहुत सी टेक्निकल अड़चनें आती हैं और बहुत सी टेक्निकल बातें भी इसमें हैं, जैसा जयप्रकाश जी ने मुझे समझाया है। तो हो सकता है 4 को या 4 के बाद 5 से मैं उसी नए सेटअप में सेटअप में कोई बात ऐसी नहीं है। एक वो क्रोमा का पर्दा लगता है जिसमें वो अपने हिसाब से कोई एक बैकग्राउंड लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहता है। एक आध शायद लाइट्स होती हैं, माइक होगा और इस तरह की बातें होंगी। तो आज के वाकये के बारे में मैं बताऊं कि ये बात है 2 जनवरी सन 2000 की। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाम को 7 बजे कोई 200 लोग, जिनमें ढेर सी महिलाएं, परिवार के बच्चे और पुरुष शामिल थे, एसएसपी का जो आवास है लखनऊ में, सभी लोग जानते हैं एसएसपी का आवास शाह नजफ रोड पर है, कॉर्नर का मकान है। चूंकि मैं भी एसएसपी लखनऊ के पद पर तैनात रहा हूं और इसलिए मुझे उसके सब इन्स एंड आउट्स के बारे में पता है। लिहाजा वो जो मुख्य मार्ग है जिधर से 2 गेट हैं, उसमें एक गेट तो वो है जिसमें से पब्लिक आती जाती है, दूसरा गेट वो है जिनमें से एसएसपी साहब खुद निकलते हैं या उसमें जाते हैं। तो जो एसएसपी साहब के निकलने और आने जाने का गेट है, वहीं पर करीब 200 लोग अचानक आए और गेट के ठीक सामने सड़क पर बैठ गए। दोनों तरफ सड़क जाम हो गई। हालांकि वहाँ बहुत ढेर से अल्टरनेटिव रास्ते हैं आगे पीछे जाने के लिए, लेकिन फिर भी सड़क जाम हो गई। एसएसपी, प्रदेश की राजधानी का पुलिस प्रमुख, उसके घर का रास्ता रोका गया। सारे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, एसपी सिटी, सीओ हजरतगंज, आसपास के थाने, हसनगंज, महानगर, चौक, इन सब के थानाध्यक्ष अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर सीधे वहां पहुंच गए। पूरी भीड़ को चारों तरफ से घेरा, लेकिन न तो भीड़ उत्तेजक थी, न भीड़ आक्रामक थी। वो बहुत साधारण तरीके से अपनी बात कह रहे थे और बीच बीच में बच्चे कुछ नारे भी लगा रहे थे। एसएसपी उस समय अपने कैंप ऑफिस में यानी वहीं पर मौजूद भी थे। भीड़ देखकर, शोर शराबा देखकर अपने पीआरओ को भेजा, जाके देखो क्या बात है, कौन लोग हैं।
पीआरओ ने लौट के बताया कि साहब फोर्स सारी आ गई है, कोई इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं होगी। लेकिन बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी शिकायत थानाध्यक्ष काकोरी से है। इन लोगों का यह कहना है कि उनके परिवार का एक सदस्य एक्सीडेंट में मारा गया। लाश अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और उसके बाद लाश कहाँ गई उनको ये पता नहीं है। हम लोग बार बार थानाध्यक्ष से संपर्क करते रहे, थानाध्यक्ष बार बार कुछ न कुछ बहाना बताते रहे, कुछ न कुछ वो अपनी तरफ से सांत्वना भी देते रहे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ और आज तक हमें मृतक की लाश नहीं मिली। आरोप गंभीर था, मामला भी गंभीर था। शव तो मिलना चाहिए, परिजनों को मिलना चाहिए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। शव के सम्मान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। शव का सम्मान हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, व्यक्तिगत प्रायोरिटी में तो है, समाज की प्रायोरिटी में नहीं है। एसएसपी ने कहा यह गंभीर बात है। जो लोग बाहर बैठे हैं उनमें से 5 लोग जो परिवार के हों और पूरे प्रकरण को जानते हों, उन्हें भीतर ले आइए। मैं खुद उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर बात क्या है। जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे उन्होंने 5 ऐसे लोगों को जो उनके परिवार के थे या पूरे प्रकरण से अच्छी तरह भिज्ञ थे, उनको एसएसपी के पास ले जाया गया। एसएसपी थे श्री जीपी शर्मा। अब वो स्वर्गीय जीपी शर्मा हो गए हैं, पिछली कोरोना में उनका देहांत हुआ था। उनसे बात करने के लिए जब लोग पहुंचे तो मृतक का सगा भाई, पुराना हैदरगंज का निवासी मुनव्वर, उसने पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि मेरा भाई परवेज 3 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को घर से किसी काम के लिए निकला। रात में वो नहीं लौटा। हम लोगों ने बहुत तलाश किया। एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, या थे तो पब्लिक के पास बिल्कुल नहीं थे, बहुत महंगे थे। इनकमिंग आउटगोइंग बहुत ज़्यादा महंगी थी, पब्लिक के पहुंच के बाहर थी, लिहाजा कोई संपर्क करने का साधन नहीं था। रात भर परिजन परेशान हुए और सवेरे अपने थाना, चूँकि पुराना हैदरगंज बाज़ार खाला थाना में पड़ता है, बाज़ार खाला थाने पहुँचे। उन्होंने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे कल शाम से निकला है, अभी तक लौटा नहीं। न तो ऐसा कोई काम करता है वो कि उसे रात में रुकना पड़े, न उसकी कभी आदत रही है। एक बार वायरलेस करके इसके बारे में पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल पूछ लेंगे, आप गुमशुदगी की तहरीर दे दीजिए और रात में और वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है, 2 रातें हो जाती हैं, तो सुबह आप आइएगा, मैं सारी कार्रवाई करूँगा। अच्छे से बात की थाना प्रभारी जो थे, और उन्होंने तुरंत बताया कि अभी कुछ नोट करके दे दीजिए, मैं मैसेज कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं किसी काम से गया हो, आप कल सुबह आइए, आज रात और वेट कर लीजिए, हो सकता है किसी परेशानी में हो, कल मैं उसकी गुमशुदगी लिख दूंगा। परिवार वालों ने रात भर फिर उसको खोजा, लेकिन परवेज नहीं मिला। सवेरे सवेरे बिल्कुल 8 बजे ही वो लोग फिर पहुंच गए थाने पर। थानाध्यक्ष भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर बाजार खाला मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन एक तहरीर लिखवाई, उसकी गुमशुदगी लिखी और उन लोगों के सामने ही सीक्यू करके सभी थानों को कंट्रोल रूम से बताने के लिए कहा कि इस हुलिया और इस कपड़े में अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी दुर्घटना, किसी हॉस्पिटल में किसी मृत्यु के संबंध में अगर किसी को कोई जानकारी हो तो तत्काल बाजार खाला थाने को अवगत कराएं, क्योंकि उनके परिजन परेशान हैं 2 दिन से और यहीं पर आए हुए हैं। करीब 1 घंटे बाद काकोरी थाने ने इनको सूचना दी, बाजार खाला को, कंट्रोल रूम के माध्यम से, कि इस कपड़े का एक व्यक्ति उस दिन शाम को हमारे यहाँ एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी नहीं पता लगा कि वो आदमी कौन है और ये भी नहीं पता लगा कि किस चीज़ से उसकी टक्कर हुई है, लेकिन था वो एक्सीडेंट। बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया था कि वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तो लिहाजा उसको पंचायत पंचनामा और करके बॉडी सील करके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया केजीएमसी के।
बाजार खाला थाने ने फौरन मुनव्वर को बुलवाया और मुनव्वर को ये बताया कि भाई ये पता लगा है कि इस कपड़े का, हुलिया तो बहुत नहीं क्लियर बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट काकोरी में हुआ था और 30 तारीख को ही हुआ था, शाम को हुआ था। तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। पूरा परिवार उनका काकोरी गया, उस स्थान उस पे गया, मॉर्चरी में गया और मॉर्चरी में उन्होंने पूछा कि भाई इस तरह के हुलिया का कोई आदमी काकोरी से पोस्टमार्टम के लिए आया था। केयरटेकर ने बताया कि हाँ, आया था और सामान, उसका जो कपड़े इत्यादि पहने हुए थे उसकी पोटली बनाकर रखी गई है। अभी चूंकि वो पोटली सूखी नहीं है इसलिए थाने वाले ले नहीं गए हैं। उसने, केयरटेकर ने पीएम हाउस में जितने भी अज्ञात शवों के कपड़े और उनके सामान की पोटलियां थीं वो एक एक करके उनको दिखाई और जैसे ही मुनव्वर ने वो पोटली देखी उसने कहा ये मेरे भाई की पैंट है, शर्ट है, बनियान है, सब उसने बताया कि सब ये उसी का है। वो एक कोई ताबीज़ पहनता था काले रंग के तागे में, वो भी था उसमें। उन्होंने फट पहचान लिया। उन्होंने कहा साहब लाश कहाँ है, ये तो कल ही की बात है। इस पर केयरटेकर ने कहा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉर्चरी में अज्ञात शवों को भी रखने की जगह 1 इंच भी नहीं रह गई। नए शव जो पोस्टमार्टम के लिए आ रहे हैं हम उनको भी मॉर्चरी के भीतर नहीं रख पा रहे हैं, वो सब बाहर खुले में रखे जा रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन उसको ले जा रहे हैं। नियमानुसार 72 घंटे रखने की बात है जरूर, लेकिन हमारे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। लिहाजा उन्होंने कन्विंस करके दोनों सिपाहियों को उस अज्ञात लाश को हैंडओवर कर दिया और कहा कि इसका ले जाकर आप अंतिम संस्कार करा दीजिए, हम नहीं रख पाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है। ये सुनकर मुनव्वर, और उसने ये भी बताया कि रजिस्टर देख के बताया कि किसने किसने ये रिसीव की थी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद। बताया कि कांस्टेबल वीरपाल और कांस्टेबल रविंदर ने 31 दिसंबर की शाम को करीब 3 बजे ये बॉडी रिसीव की थी और उनके सिग्नेचर रजिस्टर पर बने हुए हैं। सीधे मुनव्वर और उसके बाकी परिवार के लोग काकोरी थाने पहुंचे। काकोरी थानाध्यक्ष सियाराम तिवारी थाने पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि साहब ऐसे ऐसे हुआ था, थाने से बताया गया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग थाने पर आ रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने सोचा मॉर्चरी में पता कर लें। मॉर्चरी में पता किया गया तो कपड़ों से हमने पहचान लिया कि वो मुनव्वर की बॉडी का ही पोस्टमार्टम हुआ था। वहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से थाने के 2 सिपाही वीरपाल और देवेंद्र, ये दोनों उसी दिन यानी 31 तारीख को ही शाम के करीबन 3:30 बजे इन्होंने बॉडी रिसीव की। इनको बुलवा के पूछ लिया जाए कि वो शव हमारा, वो बॉडी कहाँ है। सियाराम तिवारी थानाध्यक्ष काकोरी ने तुरंत दोनों सिपाहियों को बुलवाया। दोनों सिपाहियों ने से पूछा गया कि भाई लाश कहाँ गई, तुमने रिसीव की थी लावारिस लाश पोस्टमार्टम के बाद, तो वो कहाँ गई। दोनों ने बताया कि 31 की शाम को 4 बजे वो लावारिस शव को एक टेम्पो पर लेकर, जो लावारिस शवों का दाह संस्कार करते हैं, तालकटोरा के रहने वाले हैं हलीम मियाँ को रिसीव करा दी थी। उन्होंने कहाँ इनका दाह संस्कार किया ये वही बता सकते हैं। हलीम को लोग जानते थे। मुनव्वर और उनका परिवार सीधे तालकटोरा गया। हलीम को ढूंढकर उससे पूछा कि वो बॉडी कहाँ है जो काकोरी के 2 कांस्टेबल्स आपको देकर गए थे। उसने अपने लिखित जवाब में हलीम ने बताया कि 31 दिसंबर को शाम को 4 बजे काकोरी थाने के 2 सिपाही वीरपाल और रविंदर ये बॉडी हमें दे गए थे, लेकिन आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, आप उसको अपना भाई बता रहे हैं, लेकिन सिपाहियों ने शव देते समय हमें ये नहीं बताया कि ये शव हिंदू का है कि मुसलमान का है, क्योंकि मैं दोनों धर्मों के लोगों के अंतिम संस्कार कराता हूँ, लावारिस लोगों के, जिनका कोई वारिस नहीं है। बहुत ढेर सारे भिखारी 4 बाग रेलवे स्टेशन पर इस जाड़े में हर दिन लगभग 2-3 ये वहाँ पर
मृत पाए जाते हैं इनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो उन्होंने बताया कि हम चूंकि दोनों धर्मों का कराते हैं, उन्होंने हमें ये बताया नहीं था, और हमारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको शायद इन्होंने हिंदू बता दिया, इसलिए हमने उसको लाश के लिए जो गाड़ी हमारे यहाँ है उससे पिपरा घाट कैंटोनमेंट इलाके में, पिपरा घाट एक शमशान गृह है, वहाँ भिजवा दिया है। हलीम ने यह भी बताया कि मैं इस काम का कोई पैसा नहीं लेता, लोग स्वेच्छा से जो चंदा देते हैं हमें, हम उसी में से इस लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए पैसा देते हैं। दोनों धर्मों की रीति रिवाज में जो पैसा खर्च होता है कब्र की खुदाई में या हिंदुओं के जलाने में, लकड़ियों में जो पैसा खर्च होता है वो मैं देता हूँ, लेकिन किसी से कोई पैसा मैं इसका चार्ज नहीं करता। हम अपना ये धर्म का काम है, हमको जो हमें लोग दान में देते हैं हम उन्हीं से ये काम करते हैं। परिजनों ने फिर सियाराम तिवारी को फ़ोन किया, थानाध्यक्ष काकोरी को, कि साहब देखिए इन दोनों सिपाहियों ने बड़ी ज्यादती की, इनको पोस्टमार्टम करने के बाद जब ये बॉडी रिसीव कर रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी इन्होंने रिसीव करके आपके थाने पर भेजी थी, जिसमें लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति है। फिर भी उन्होंने ये बात हलीम को नहीं बताई और हलीम ने उसको अंतिम संस्कार के लिए पिपरा घाट के शमशान गृह भेज दिया। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत खराब बात है। सियाराम तिवारी ने अपना, जैसे टाल रहे थे इतनी देर से, उन्होंने टाला होगा कि हाँ मैं देखता हूँ, ये तो बड़ी भारी गलती कर दी इन लोगों ने, कैसे कर दिया, क्या है, कैसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें उनको बताएं। लेकिन परिजनों के दिमाग में ये था कि हमें हर हाल में वो शव प्राप्त करना है, उसका अंतिम संस्कार करना है। वो थाना कैंट गए, इंस्पेक्टर से मिले, क्योंकि उसी थाना क्षेत्र में पिपरा घाट का शमशान गृह था। उन्होंने बताया कि साहब देखिए हम दूसरे धर्मावलंबी हैं, हम वहाँ जाएंगे, कोई पूछताछ करेंगे, लोग इसे अन्यथा ले सकते हैं, लिहाजा हमें 2 सिपाही दे दीजिए, हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो बॉडी गई कहाँ है, अगर मिल जाएगी तो हम अंतिम संस्कार कर देंगे, और अगर जला दी गई होगी फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थानाध्यक्ष कैंट थोड़ा लगता है सेंसिटिव था, उसने उसी बीट के दोनों सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि इनको लेकर पिपरा घाट जाइए, वहाँ जो अंतिम संस्कार करने वाले हैं उनसे पूछिए इतने बजे एक अज्ञात बॉडी उनके पास आई थी, उसका क्या हुआ। दोनों सिपाही गए, उस समय शमशान पे कोई उपलब्ध नहीं था। सिपाहियों को पता था, चूंकि उसी बीट के थे, उन्होंने फौरन उनको घर से बुलवाया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब बॉडी आई थी, लेकिन हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, हमने उसको जला दिया। सिपाहियों ने कहा कि ये तुमको जलाने के लिए लकड़ी खरीदने का पैसा किसने दिया। उन्होंने कहा साहब हलीम साहब हमेशा शव के साथ ही जो गाड़ी शव लेके आती है, 700 रुपये एक बॉडी के लिए जो लकड़ी खरीदी जानी है वो देते हैं, हम उसी से लकड़ी खरीदते हैं और लकड़ी खरीद के हमने उसे अंतिम संस्कार उसका कर दिया। ये भी बात जोड़ी कि साहब हम अज्ञात शवों के मामले में कोई पैसा अपनी मेहनताने का नहीं लेते हलीम साहब से, सिर्फ लकड़ी का पैसा लेते हैं। सिपाहियों ने पूछा कि पूरे पैसे की लकड़ी आ गई। उन्होंने कहा साहब पूरे पैसे की लकड़ी आ गई। सिपाहियों को यकीन नहीं हुआ कि पैसा जरूर बचाया होगा, लकड़ी कम लगाई होगी, थोड़ा सा वहीं पर टाइट किया। तब उसने कहा कि साहब हमने फलां जगह फेंक दी थी, गोमती में ही, चूंकि ये गोमती के ठीक किनारे पिपरा घाट का शमशान गृह है। उनका साहब हमने फेंक दी थी, और हम लोग अक्सर ही फेंक देते हैं जब तक कि कोई एनजीओ का आदमी खुद यहाँ मौजूद न हो। एनजीओ वाले आते हैं, वो अपने सामने अंतिम संस्कार कराते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो हम लोग चुपचाप ले जाकर उसे गोमती में फेंक आते हैं, पैसा हमारा बच जाता है। सिपाहियों ने कहा कौन सी जगह फेंका तुमने। जाकर उसने बताया कि साहब हमने यहां पर फेंक दिया था। परिवार वाले साथ में थे, परिवार वालों का गुस्सा चरम पर आ गया। पूछा उन्होंने कि कोई वहां से हलीम के यहां से आया नहीं, तो बोले साहब कोई नहीं आया था। लोग आते हैं अगर
तो या साथ में कोई आता है और बहुत से लोग आते हैं, बहुत से एनजीओज़ हैं, तो वो खुद लकड़ी खरीदते हैं, वो पैसा नहीं देते और फिर अंतिम संस्कार करते हैं। और अगर हमको पैसा मिल गया, कोई है नहीं साथ में, तो हम चुपचाप उसको बहा देते हैं। परिजनों ने फिर काकोरी के थानाध्यक्ष को फ़ोन किया कि सर देखिए बहुत अंधेर हो गई है, इन्होंने जलाया भी नहीं है और इसे फेंक दिया है, थोड़ी सी फोर्स भेज दीजिए जो यहाँ आकर जो लोकल गोताखोर हैं, मल्लाह प्रजाति के लोग जो रहते हैं, निषाद लोग, वो शव को ढूंढेंगे और हमें उम्मीद है कि जब ये फेंका गया है तो हमें शव मिल जाएगा और हम उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। थानाध्यक्ष ने कहा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सुबह मैं 8 बजे आ जाऊँगा, सुबह मैं 9 बजे आ जाऊँगा, और मैं जानता हूँ फला मोहल्ले में मल्लाह रहते हैं, मैं सबको बुलवा लूँगा, और अगर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं तो वो मिल जाएगा। ये बहुत झूठ बोलते हैं, शाम को दारू पी लेते हैं। दारू तो नहीं पिए थे उस समय। उनका साहब अब ये पिए थे नहीं पिए थे इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि मैंने फेंक दिया है तो तलाशने में कोई हर्ज नहीं है। मुनव्वर ने फिर एसएसपी को बताया कि साहब 11 बजे तक हम लोगों ने कई बार थाने पर फ़ोन किया, यही जवाब आया कि इस घटनास्थल पे गए हैं, उस घटनास्थल पे गए हैं, कभी उन्होंने बात भी नहीं की और न 11 बजे तक आए। फिर हम लोगों ने मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा किया और वहाँ आसपास जो लोग गोताखोर हैं उनसे संपर्क करके उन्हें पैसा दिया। सब लोगों ने मिलकर वहाँ से शमशान गृह से, शमशान घाट से और करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे तक कुल 13 लाशें निकाली, जो इस समय भी गोमती के किनारे रखी हुई हैं। एक एक लाश को अच्छी तरह उलट पलट कर देखा, परवेज की लाश उसमें नहीं थी, क्योंकि परवेज की लाश पोस्टमार्टम की हुई है और उस 13 में से सिर्फ 3 ही ऐसी लाशें थीं जो पोस्टमार्टम की थीं, बाकी सामान्य लाशें थीं। बहुत सड़ी गली लाशें भी नहीं हैं। हमें तो 3 दिन पहले की लाश को ढूंढना था। बहुत सड़ी गली पर हम लोगों ने कोई ध्यान भी नहीं दिया, जिसमें ये लग रहा था कि हफ्ते भर के ऊपर की लाशें हैं। 13 लाशों की संख्या के बारे में बार बार 13 देखी आपने, 13 बोल साहब हम लोगों ने निकाली, पलट पलट के देखा, सन्न रह गए। वहाँ और भी जो पुलिस वाले आए थे, एसपी सिटी भी थे, सीओ हजरतगंज भी थे, सीओ हजरतगंज के ही क्षेत्र में था। वहीं से उन्होंने वायरलेस पर फ़ोन किया इंस्पेक्टर कैंट को कि आप फ़ौरन पिपरा घाट जाइए, क्या वहाँ पर 13 लाशें नदी के किनारे रखी गई हैं। उसने बताया कि हाँ साहब लोग आए थे और वो किसी लाश को ढूंढना चाह रहे थे। मैंने जो सिपाही की मदद है बाकी मदद कर दी थी, लेकिन मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जीपी शर्मा साहब सबको डांटते फटकारते रहे कि साहब ये गोमती की सफाई का अभियान चल रहा है और 13 लाशें और प्राइवेट आदमियों ने निकाल के किनारे रख दी हैं, आप लोग क्या कर रहे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर कैंट ने वायरलेस पर बताया कि हाँ साहब 13 लाशें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। जीपी शर्मा ने द देन एसएसपी लखनऊ, उन्होंने एसपी सिटी को कहा कि आप तुरंत जाएंगे, सारी बॉडीज़ का फ़ोटोग्राफ लेंगे, उन्हें पब्लिश कराएंगे और लोगों से अपील करेंगे अपनी तरफ से अखबारों के माध्यम से कि इस तरह से 13 लावारिस लाशें कल यहाँ निकली हैं। अगर किसी के यहाँ कोई गुमशुदा हो तो उसके बारे में सूचना दें, आकर फ़ोटो पहचानें। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमने आज इनको बरामद किया है, हम 72 घंटे तक इनको सुरक्षित रखेंगे। एसएसपी लखनऊ श्री जीपी शर्मा ने जब इतनी बात सुनी, वो भी क्रोध में आ गए। उन्होंने फौरन सियाराम तिवारी और उन 2 सिपाहियों को जो पोस्टमार्टम के बाद लाश को रिसीव करके हलीम की मियाँ के पास ले गए थे, उन दोनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। इतनी भीड़ को देख के प्रेस भी आई थी। बाहर पीआरओ ने निकलकर और जो 5 लोग भीतर थे उन्होंने आकर बताया कि एसएसपी साहब ने बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से मेरी बात सुनी और 13 लाशों की संख्या सुनकर वो भी परेशान हुए और एसओ काकोरी और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इतना सुनने के बाद भीड़ चली गई। ये भी कहा गया था कि अगले दिन बहुत ढेर सारे गोताखोर आसपास के और थाना क्षेत्रों के इकट्ठा कर लिए जाएं और एक बार फिर परवेज की लाश को ढूंढने का प्रयास किया जाए। अगले दिन भी पूरा प्रयास किया गया, लेकिन परवेज की लाश नहीं मिली। और उन 13 में से जिनके बारे में अखबारों में डिटेल छपा हुआ था, उनका भी ये पता नहीं लगा कि वो कहां से आई थी। आज की घटना उस दौर के हालात को बयां करने के लिए काफी है। आज अगर मोबाइल और इंटरनेट, यानी उस समय अगर मोबाइल और इंटरनेट होते जैसा कि आज होता है, किसी भी एक्सीडेंट के मौके पर किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगी है या उसकी मृत्यु हुई है, तो जो जिज्ञासु लोग अगल बगल से गुजरते हैं वो अपने मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो ज़रूर बना लेते हैं और दुर्घटना के 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो, ये वीडियो तैरने लगती है। इसीलिए इस तरह के अज्ञात जो शव हैं, एक्सीडेंट में हों या मर्डर में हों, उनकी पहचान में बहुत टाइम नहीं लगता। अगर ये होती सुविधा उस समय, तो परिवार को भी एक्सीडेंट का पता 1-2 दिन में ज़रूर लग जाता। उन्हें बार बार वायरलेस के सहारे या थाना बाजार खाला के सहारे नहीं रहना पड़ता। पुराने ज़माने की छोटी मॉर्चरी, जिसमें क्यूरेटर ने ये कह के लाश वापस कर दी कि रखना तो मुझे 72 घंटे चाहिए, लेकिन यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे, बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगी। आप सब लोग भी जान लें कि मॉर्चरी में अज्ञात लाशों के लिए जो आइस चैम्बर्स हैं वो बनाए जाते हैं। मैं जिन जिन जिलों में रहा हूँ और अभी लेटेस्ट बरेली में, शाहजहांपुर में, बदायूं में और पीलीभीत में तमाम मौक़ों पर मुझे पोस्टमार्टम हाउस जाना पड़ा। वही पुरानी बिल्डिंग, वही छोटे छोटे कमरे, एक छोटा हॉल जिसमें पोस्टमार्टम परफॉर्म किया जाता है और 1 या 2 आइस चैम्बर्स। जाने कितनी सरकारी बिल्डिंगें रोज बन रही हैं, 5-5, 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं। मॉर्चरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि किसी की मृत्यु के बाद उसका भी सम्मान किया जाना आवश्यक है। अगर नई तरह की बिल्डिंग शहर के बाहर आप बना दीजिए, पोस्टमार्टम करने की जगह अलग कर दीजिए, डॉक्टर्स के बैठने की जगह अलग कर दीजिए, बॉडी के स्टोरेज का जो एसी प्लांट होता है वो एक फ्लोर पर बना दीजिए, बिजली की ऐसी व्यवस्था करिए कि अगर बिजली चली जाए तो वो फ्रीज़र उसका डीफ्रॉस्ट न हो, उसका फ्रीज़र काम करता रहे, ताकि नियमानुसार आप 72 घंटे तो किसी की लाश को रखें। या सपोज करिए एक दिन लखनऊ में तो 20-20, 25-25 लाशें पोस्टमार्टम के लिए आती हैं, मेरठ में भी आती हैं। इतनी सारी लाशों को कूड़े की तरह उसी हॉल में ठूंस दिया जाता है। उसमें कोई एसी की व्यवस्था नहीं होती है। जब उनका नंबर आएगा 1 दिन बाद, 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, तब तक उस शरीर की क्या दुर्दशा होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अज्ञात लाशों के अंतिम संस्कार का काम आज भी एनजीओज या कुछ समझदार और संवेदनशील व्यक्तियों के हाथ में है। इसमें किसी सरकारी मशीनरी को क्यों नहीं लगाया जा सकता? एक सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा सकता? अज्ञात लाशों के लिए 1-2 गाड़ियां, उसमें ड्राइवर और उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई नामित व्यक्ति,
उसके लिए जो फंड की आवश्यकता है वो सरकारी फंड, उसे विधि विधान पूर्वक वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ उसका अंतिम संस्कार होना है, शमशान पहुँचाया जाए या कब्रिस्तान पहुँचाया जाए या चर्च पहुँचाया जाए, जहाँ भी उसको उसका अंतिम संस्कार होना है। अगर उसकी धर्म की आइडेंटिटी सही पता लग गई हो तो शव का तो सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, समाज की प्रायोरिटी में बिल्कुल नहीं है। वैसे तो ईश्वर न करे, ऊपर वाला न करे, हमारे किस्सा कोई परिवार के किसी व्यक्ति को अभी मॉर्चरी जाने का मौका मिले, लेकिन आते जाते कभी उस पर नजर डालिएगा। जरा सी जगह में, अरे भाई, किसी का पारिवारिक सदस्य चला गया है, उसको वैसे ही जमीन में लिटाकर क्या सोचता होगा। और अज्ञात वो तलाश रहे थे, अगर वो 72 घंटे तक वो बॉडी रखने की गुंजाइश होती या उसकी व्यवस्था होती तो वो अपने मन से उसका अपने धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार कर लेते, परवेज का। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने 34 साल की नौकरी काट दी, लेकिन कभी भी तहसीलों में जो तहसील के नए अस्पताल या तहसील की नई बिल्डिंग है, उनमें तो एक छोटा तहसील का एक पोस्टमार्टम हाउस बना, लेकिन मुख्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में जरा सी भी तब्दीली नहीं हुई। इन 34 वर्षों में थानों की बिल्डिंग बन गई, तहसीलों की बिल्डिंग बन गई, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग बन गई, बस मॉर्चरी जस का तस है, क्योंकि वहां डेड बॉडीज आती हैं। अगर कोई सरकारी मशीनरी होती, सभी धर्मों के एक एक आदमी नामित कर दें। देखिए आर्मी का कितना बढ़िया, वहाँ सभी धर्मों के पुजारी प्रॉपरली रिक्रूट किए जाते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है। हर बड़ी स्टेशन पर, हर बड़ी बटालियन में एक पादरी, एक पंडित, एक मौलवी, ये सब हर धर्मों का एक एक आदमी होता है। वो किसी भी पूजा पाठ में भी अपने धर्म और रिवाज के हिसाब से उन्हें बाहर से किसी को नहीं बुलाना होता, और इस तरह के काम में भी वो संस्कारों का पूरा पालन करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था होती तो उस व्यक्ति को दफनाने के बजाय जलाया नहीं जा सकता था, किसी कीमत पे नहीं जलाया जा सकता था। अब यक्ष प्रश्न ये कि वो बॉडी गई कहाँ। एक रैकेट और पकड़ा गया था लखनऊ में ही, जब मैं एसपी सिटी था। आसपास के मेडिकल कॉलेजेस को या केजीएमसी को ही लाशों की ज़रूरत होती है बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। उनके लैब में टेबल पर लाइन से, जो बच्चे एमबीबीएस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि एक एक डेड बॉडी उनके टेबल पर वो फॉर्मेलिन में डाल के या प्रिजर्वेटिव में डाल के रखी रहती है। अलग अलग एनाटॉमी का टीचर आता है तो वो अलग उस पर प्रैक्टिकल कराता है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स आते हैं उस पर कराते हैं। तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसके लिए उन्हें हर साल लाश की ज़रूरत होती है। एक रैकेट ये पकड़ा गया था कि अज्ञात लाशों का सौदा कुछ लोग कर लिया करते थे मेडिकल कॉलेज के लिए, और बड़े ऊंचे ऊंचे दाम पर ये मेडिकल कॉलेज को अज्ञात लाशें उपलब्ध कराई जाती थी। ये डर दिखा के कि चूंकि ये इलीगल है, इसकी परमिशन फलाने से लेनी है, ढकाना से लेनी है, हम आपको दे रहे हैं। मोटी धन उगाही मेडिकल कॉलेजेस से की जाती थी। अकेले लखनऊ में ही प्राइवेट और सरकारी मिला के कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज होंगे। आसपास के ज़िलों में भी 5-5, 7-7 मेडिकल कॉलेज होंगे। अब इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये भी एक रैकेट था और इसको भी देखा गया, लेकिन अब सभी जिलों के सभी मेडिकल कॉलेजेस में जाके परवेज की लाश के लिए ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर था। पुलिस
तब बहुत ज़्यादा असंवेदनशील थी। अब भी है, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है। डर की वजह से सुधार हुआ है कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया तो मेरे खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए संभाल के बोलना, खुले में बहुत बदतमीजी से बात न करना, लोगों के दुख दर्द को सुनना, क्योंकि जो अपनी बात सुनाने आता है वो साथ में कोई न कोई आदमी ज़रूर लाता है सारी वार्तालाप को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इसलिए इनकी इस असंवेदनशीलता में अब कमी आई है, सुधार हुआ है। एक बात और विचारणीय है कि गोमती नदी में 13 लाशें कहाँ से आईं? अगर लोगों ने प्रवाहित किया अंतिम संस्कार के वजह से, तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? और अगर अपराध करने के बाद फेंकी गई हैं, फिर तो उनके परिजन ताउम्र उनके लौटने का इंतजार करेंगे। मैंने सोचा अपने परिवार को ये बात जरूर बता दूं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-22 साल पहले की बात है। ये गुजरे ज़माने की बात नहीं है, ये दूसरी सदी की बात नहीं है, ये किसी और देश की बात नहीं है। ये वो आंखों देखी है जिसे नई पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे तमाम एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज के किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं। आप उनके कमेंट पढ़ेंगे, किसी ने मेंस लिखा है, कोई अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, कोई इंटरव्यू देगा या किसी ने इंटरव्यू दे रखा है। तो मैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि सारी सरकारी बिल्डिंगें आज़ादी के बाद से जैसे सुधारी गईं, बनाई गईं, नया किया गया, ऐसे ही मॉर्चरी को मॉडर्न बनाना आज की तारीख में समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से मृत्यु दर एक्सीडेंट की वजह से भी और तमाम और कारणों से ये शव, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो शव का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। शव का सम्मान ऐसा शब्द है, जब अपने पे बीतती है तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी गुस्सा आता है। दूसरों के बारे में बताइए तो कहते हैं साहब शव का सम्मान, पता नहीं कौन सा टॉपिक है ये। सुधार हुआ है, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसीलिए मैं परिवार के उन सदस्यों को कहता हूं कि अगर कभी कोई इस पोजीशन पर पहुंचे तो इसका जरूर ध्यान रखें। अच्छी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, उसमें जो रिसर्च लैब है उसको अलग करिए, छोटी छोटी चीज़ें रिसर्च में देखनी है। जो हर पोस्टमार्टम को या ऐसे पोस्टमार्टम को जिसमें बच्चियों के साथ रेप की घटना होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोविज़न है, वो एक वीडियो कैमरे वाला किराए पर लिया जाता है जो रिकॉर्ड करता है। जैसे बाकी संस्थानों में है, आप सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाते? पोस्टमार्टम की टेबल पर जब जो पोस्टमार्टम कर रहा है वो सीसीटीवी कैमरे में सबके पोस्टमार्टम रिकॉर्ड हो। मैंने बार बार कहा है कि डॉक्टर्स शव को बहुत कम हाथ लगाते हैं। कम से कम सीसीटीवी में अगर रिकॉर्ड होगा तो ये बात भी सबके सामने आएगी। क्यों नहीं हो सकता ये? उस कमरे में, उस हॉल में जहाँ पोस्टमार्टम परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ भी चारों तरफ कैमरे लग जाएं, सारे एंगल उसके कवर हों, उसका डाटा इकट्ठा करके रखा जाए, आईओ को वो डाटा दिया जाए कि साहब ये देखिए इन कैमरा पोस्टमार्टम हुआ है। महानगरों में जो फ्रीजर्स हैं अज्ञात शवों को रखने के लिए, 3-4 से कहाँ काम चलने वाला है? 50 या 50 से ऊपर फ्रीजर्स बनाए जाएं, इलेक्ट्रिक की अनइंटरप्टेड सप्लाई की व्यवस्था की जाए। तो जब आप कहीं इस स्थिति पर पहुँचें तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें, और हमारा परिवार भी जब कभी उसको ऐसा लगे कि किसी शव के साथ सम्मान नहीं किया जा रहा है तो वो ज़रूर इंटरफेयर करे। अब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधा आपके मोबाइल पर है।
आप अपने मन की बात रिकॉर्ड करिए और संबंधित को भेजिए कि साहब देखिए शव का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और ये इंश्योर करिए कि किसी भी शव का अनादर न हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो। किसी भी शव को जो सम्मान मिलना चाहिए हमारी संस्कृति में, उस शव को वो सम्मान जरूर मिले। आज मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से यही अपील करता हूँ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।